इवनिंग माय डियर क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी 11th क्लास की फिजिक्स में चल रही बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है ग्रेविटेशन, और उस यूनिट के आखिरी वीडियो लेक्चर में। बिल्कुल सही आपने सुना, आज का वीडियो लेक्चर ये आखिरी वीडियो लेक्चर है जिसको करते ही या जिसमें जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो बताते ही हमारा चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकली तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि जो चीजें मैं सिखा रहा हूं उनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की सीमा जो है वो कोई खत्म नहीं होती है। यू कैन प्रैक्टिस एज मच एज न्यूमेरिकल्स एज यू वांट। चलिए, ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इससे पहले मैं 3 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने वो 3 वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक गिवन है, उन्हें देखना ना भूलें। आज का वीडियो लेक्चर अगर किसी चीज पे बेस्ड है तो बहुत ही फ्रेश टॉपिक है जो कि ग्रेविटेशन के ही हिस्से में शामिल किया गया है हमारे सिलेबस में। उसे हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सैटेलाइट। ये सैटेलाइट वर्ड आप पहली बार नहीं सुन रहे हो, ये सैटेलाइट वर्ड आपने पहले भी सुना है, और बचपन से हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं। इनफैक्ट यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानने की क्यूरियोसिटी हम सबके जीवन में बचपन में ही जगा दी गई थी, जब हम लोगों ने प्लैनेट्स के बारे में, सन, सोलर सिस्टम, अर्थ, मून के बारे में बचपन में कहानियां सुननी शुरू कर दी थी। लेकिन फिलहाल हम लोग क्योंकि 11th क्लास में है तो थोड़ा सा हाई वर्जन फिजिक्स की तरफ जाएंगे और कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि सैटेलाइट होती क्या है। पहले मैं आपसे बातें करूंगा और फिर सिलेबस के पर्सपेक्टिव से सैटेलाइट से रिलेटेड जो हमें पढ़ना है वो आपको बताऊंगा। तो पहले इंट्रोडक्टरी बातें। फिजिक्स के अंदर साइंस की डेफिनेशन के अनुसार सैटेलाइट किसे कहा गया है? सैटेलाइट एक नाम दिया गया है उस हर एक बॉडी को जो किसी दूसरी बॉडी के चक्कर काट रही है, प्रोवाइडेड जिस बॉडी की वो चक्कर काट रही है उसका साइज इसके कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है। यानी सैटेलाइट इज अ नेम गिवन टू एनी बॉडी which revolves around a body of much larger size in comparison to it। यानी कोई भी बॉडी जो किसी दूसरी बहुत बड़ी बॉडी के चक्कर काट रही है उसे सैटेलाइट का नाम दिया गया है। अब ये बहुत अजीब सी डेफिनेशन लगती है कि यार अगर मैं किसी ट्रक के चक्कर काटने लग जाऊं तो क्या मैं ट्रक की सैटेलाइट बन जाऊंगा? हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप ट्रक की सैटेलाइट बन गए, लेकिन वो चक्कर आप खुद की वजह से काट रहे हैं। लेकिन अगर सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो सैटेलाइट खुद से चक्कर नहीं काटती है, सैटेलाइट के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसके कारण वो चक्कर काटती है। तो कोई सैटेलाइट में जाके मोटर फिट नहीं करी है कि भाई आप जाके घूमने लग जाओ। एक बच्चा कहता है सैटेलाइट में जाके मोटर फिट नहीं करी है, सैटेलाइट क्या कोई मशीन है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि सैटेलाइट एक मशीन है। सैटेलाइट एक ऐसा इंसानों के द्वारा बनाया गया यंत्र है जो हमारे मतलब के लिए, हमारी इच्छा के लिए किसी ना किसी प्रकार की रिसर्च या नेविगेशन एक्टिविटी में या किसी भी प्रकार की छानबीन में हमारी मदद कर सकता है। अभी मैं फिलहाल उन सैटेलाइट्स की बात नहीं कर रहा हूं जो हम इंसानों ने बनाई है या जाके पूरे ब्रह्मांड में या सौर मंडल में किसी ना किसी प्लैनेट के चारों तरफ घुमाई है। आइए लेट अस टॉक अबाउट नेचुरल सैटेलाइट्स। यानी अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करें, हमारे ब्रह्मांड की बात करें, हमारे सौर मंडल की बात करें, तो सूर्य यानी कि सन आप अच्छी तरह जानते हैं। सोलर सिस्टम के केंद्र में अगर सन बैठा है तो ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत क्या होता है, सच्चाई यही है कि सभी प्लैनेट्स सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। पृथ्वी जिसके आप वासी हैं, मैं वासी हूं, हम सब लोग इस ग्रह के रहने वाले वासी हैं। हमारा ग्रह यानी पृथ्वी ग्रह सूर्य के चक्कर काट रहा है। क्योंकि पृथ्वी ग्रह सूर्य के चक्कर काट रहा है तो इसका मतलब वी आर अ सैटेलाइट टू अ सन। एक बच्चा कहता है हम सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, चांद हमारे चक्कर काट रहा है। वाह, मतलब सैटेलाइट की भी कोई सैटेलाइट है। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो जुपिटर और सैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जुपिटर और सैटर्न सन की सैटेलाइट है। लेकिन आप यकीन मानेंगे कि जुपिटर और सैटर्न के खुद के पास कम से कम भी तो 16, 17, 18 सैटेलाइट है। जुपिटर के पास अप्रोक्सीमेटली 16 सैटेलाइट्स है और सैटर्न के पास अप्रोक्सीमेटली 18 सैटेलाइट जिनकी खुद की है। एक बच्चा कहता है ये खुद की मतलब क्या, हमने कुछ नहीं किया इसमें? ना 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 ना, ये नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट्स है, यानी नेचुरली अकरिंग बॉडीज हैं जिन्हें आप कह सकते हैं एक तरह से हेवनली बॉडीज, या आप कह सकते हैं एक तरह से आसमानी बॉडीज या आसमानी स्ट्रक्चर्स। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, हेवनली स्ट्रक्चर्स हैं
जो कि इनके चक्कर काट रहे हैं, हमने जाके नहीं बनाए हैं। अब पर्पस ये कि क्या इनसे हमारा काम निकलता है या नहीं निकलता है। विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने 1957 में जब ये प्रयास करने की कोशिश करी तो अक्टूबर 4 को जाके रशिया ने पहली बार स्पुतनिक नाम की एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, और वो पूरे विश्व की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जिसे लॉन्च किया गया एक पर्टिकुलर पर्पस से कि हाँ, ये सैटेलाइट जब किसी प्लैनेट के गोल गोल चक्कर काटेगी, किसी प्लैनेट क्या, हम तो अपने प्लैनेट की बात करेंगे ना, तो पृथ्वी के जब गोल गोल चक्कर काटेगी किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में, हमेशा याद रखना कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी या किसी भी गोल आकार की बड़ी बॉडी के कई सारे मल्टीपल ऑर्बिट्स हो सकते हैं। यानी अगर ये एक बॉडी है तो हो सकता है आप इसके चक्कर ऐसे काटो, हो सकता है आप इसके चक्कर ऐसे काटो, हो सकता है आप इसके चक्कर ऐसे काटो, हो सकता है आप इसके चक्कर ऐसे काटो। सो देयर कैन बी मल्टीपल ऑर्बिट्स ऑफ अ गिवन बिग स्फेरिकल बॉडी, या मुझे सिंपल शब्दों में कहना चाहिए कि देयर कैन बी मल्टीपल ऑर्बिट्स ऑफ अ गिवन स्फेरिकल प्लैनेटरी बॉडी और गिवन स्फेरिकल हेवनली बॉडी। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठानी है। जब 1957 में अक्टूबर 4 के दौरान या अक्टूबर 4 के दिन रशिया ने पहली बार स्पुतनिक 1 सैटेलाइट लॉन्च करी तो दुनिया के बाकी देशों में भी एक जज्बा सा जाग गया कि क्यों ना हम भी अपनी कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट जाके किसी ऑर्बिट में लॉन्च करें और चारों तरफ इस ग्रह के उससे चक्कर कटवाकर अपना कोई ना कोई स्वार्थ पूरा करें। स्वार्थ की चीज का स्वार्थ हो सकता है रिसर्च का, स्वार्थ हो सकता है किसी भी प्रकार की एक्सपेरिमेंटेशन का, किसी प्रकार की जांच का, कोई डाटा आप इकट्ठा करना चाहते हैं, या जो भी चीजें आप सौर मंडल में ब्रह्मांड में जानना चाहते हैं, वो सारी चीजें जानने में आपको एक सैटेलाइट की तरफ से आसानी से मदद में प्राप्त हो सकती है। और आपको बताना चाहूंगा कि जिस देश के आप वासी हैं यानी हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान कामयाब हुआ 1975 में जब पहली बार हम लोगों ने आर्यभट्टा नाम की एक सैटेलाइट लॉन्च करी, और उसके बाद से लेकर आज सन 2020 में ये सिलसिला अब भी जारी है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा रेगुलर इंटरवल्स पे, बट हमने बाकी देशों के मुकाबले काफी अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है एरोनॉटिकल स्पेस रिसर्च के प्रोग्राम में, और अपनी तरफ से हमारे देश की कई सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की जा चुकी है। एक बच्चा कहता है भाई ये सैटेलाइट लॉन्च कैसे होती है, मुझे ये जानना है। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि हमारे सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सैटेलाइट, और इंट्रोडक्शन में वही सारी बातें हैं जो मैंने आपसे करी। इन बातों को किताब खोलकर रीड करके वेरीफाई करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। शुरू करते हैं वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन उठना शुरू होगा। सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। आइए मैं बात करता हूं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट की। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ अ सैटेलाइट। यानी अगर मैं हेडिंग डाल दूं, हम लोग जो आज का वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ अ सैटेलाइट, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ अ सैटेलाइट पर बात कर रहे हैं। सैटेलाइट क्या होती है मैं आपको सिखा चुका हूं, और कॉन्सेप्ट ऑफ अ सैटेलाइट के अंदर जो सबसे पहला हमारा बेसिक टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। जी हां मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, यानी एक सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया जाता है, एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के पीछे प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट का एग्जैक्ट मतलब कैसे निकाला जाएगा, या एग्जैक्ट इस चीज को कैसे समझा जाएगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। भाई सपोज कीजिए ये एक गोल आकार का पृथ्वी ग्रह है, और पृथ्वी ग्रह का ये केंद्र बिंदु है, और पृथ्वी ग्रह का ये रेडियस है। अगर मैं इस पृथ्वी ग्रह के सरफेस से किसी ऊंची हाइट पे, बहुत ऊंची हाइट पे जाके किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करता हूं, हॉरिजॉन्टली, तो ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ फॉलो करके सीधा अर्थ पे ही गिरेगा। ये तो आप भी जानते हो, हमने फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है कि आप पृथ्वी के ऊपर खड़े होकर या पृथ्वी के ऊपर किसी हाइट पे जाकर कोई भी चीज को अगर सीधा फेंकोगे तो सीधा फेंकने पर वो पृथ्वी पे ही गिरेगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब सवाल आता है सर इस बात का सैटेलाइट के लॉन्च से क्या लेना देना है। सुनो ध्यान से, हमारे पृथ्वी का जो ऑर्बिट है वो है तो पृथ्वी के चारों तरफ ही ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले तो आपको पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्बिट इतना नजदीक तो है नहीं कि यहां दिख जाएगा ये रहा ऑर्बिट, इतना पास आपको आसमान में नहीं दिखेगा, यानी कहीं ना कहीं आपको बहुत ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। तो सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है मैं वो बताता हूं।
मान लीजिए कि एक सैटेलाइट को, मान क्या लीजिए, यही किया जाता है, तो सुन लीजिए, एक सैटेलाइट को एक लॉन्चिंग व्हीकल में फिक्स करके बहुत ऊंची ऊंचाई पे लेकर जाया जाता है। और लॉन्चिंग व्हीकल के नाम आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं, PSLV, GSLV, ये नाम आप लोगों ने अक्सर सुने होंगे। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी भी बच्चे ने मंगल मिशन नाम की पिक्चर नहीं देखी, मतलब मिशन मंगल, अक्षय कुमार की जो मूवी आई थी, उस पिक्चर को आपने जरूर देखा होगा, एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो। अगर नहीं भी देखा है तो मायूस होने वाली कोई बात नहीं है, मौका ढूंढ के वो एक बार पिक्चर देख लीजिएगा। सैटेलाइट के लॉन्चिंग के कॉन्सेप्ट से ताल्लुकात रखने वाली बहुत सारी बातें उसमें अच्छे से सरल भाषा में समझाई गई है। और जिस बच्चे ने वो मूवी देख ली है या जिन स्टूडेंट्स ने वो पिक्चर देखी है, उन्हें मेरी बातें या मेरे द्वारा बोले जाने वाले शब्द जल्दी याद आ जाएंगे। ये शब्द उस पिक्चर में अच्छे खासे इस्तेमाल हुए थे, क्योंकि चंद्रयान यानी चंद्रयान का जो पूरा का पूरा मिशन था, उस मिशन को भी हमारे देश ने कैरी करने की कोशिश करी। और चंद्रयान के अलावा, चंद्रयान मतलब चंद्र को या चंद्र के पास चक्कर काटने वाला एक ऐसा यान या चंद्र तक पहुंचने वाली एक ऐसी गाड़ी, उसे चंद्रयान कहा गया। और मंगलयान मतलब कि मंगल तक पहुंचने वाली एक गाड़ी या एक ऐसा व्हीकल जिसे हम लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं। लॉन्चिंग व्हीकल का काम है लॉन्च करना। कैसे लॉन्च करता है उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग। वही तो समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्फेरिकल बॉडी की बहुत ऊंची हाइट पे ले जाकर किसी लॉन्चिंग व्हीकल की मदद से, जो कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह ही होता है, ऐसे हवाई जहाज की तरह होता है, लेकिन जाता वो वर्टिकल है, एंड देन उसके बाद वो बहुत ऊंचाई पे जाके सैटेलाइट को लॉन्च करता है, ठीक वैसे जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो लॉन्च किया जाता है। जब बहुत ऊंची हाइट पे जाके सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल लॉन्च करेंगे, सो देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी that the satellite may return back to the earth under the effect of its gravitational force। एक बच्चा कहता है इतनी ऊंचाई पे जाके भी आपको लगता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करेगा? ये किसने कहा कि ऊंचाइयों पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता? करता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होगी ना। तो एक बच्चा कहता है उसके बियॉन्ड चले जाओ। हाँ, हम उसके बियॉन्ड जा सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का खास करके ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन से ऑर्बिट में चाहते हैं कि हमारी सैटेलाइट गिरे। मतलब ऑर्बिट में सैटेलाइट गिरे, हाँ जी बच्चों, ये ठीक वैसी सिचुएशन है कि आपके घर में छत पे पंखा चल रहा है और मैं आपके हाथ में कोई भी सामान पकड़ा दूं और मैं आपको ये कहूं बेटा इसको ऐसे फेंको कि सीधा पंखे की पंखड़ी पे गिरे। देखा, फिजिक्स का गेम है, आसान नहीं है। आपने कहा यार मैं फेंक तो दूंगा लेकिन पंखे की पंखड़ी पे गिरेगा, इस बात की क्या गारंटी कि नीचे नहीं खिसकेगा? नीचे खिसक सकता है। इसका मतलब कि ऑर्बिट पे मैं चाहता हूं कि सैटेलाइट जाते ही घूमने लग जाए, और जिस टुकड़े को मैं पंखे की पंखड़ियों पे फेंकना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पंखे की पंखड़ियों पे गिरकर वो फट से घूमने लग जाए। सो कोई भी सैटेलाइट को अर्थ से उसके एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड बहुत ऊंची हाइट पे ले जाकर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है, और इस उम्मीद से प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो गिरे तो सही, लेकिन इंस्टेड ऑफ फॉलिंग ऑन अर्थ इट मस्ट फॉल इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट। जब वो गिरती है किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में, अगर वो सैटेलाइट फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने इसको लॉन्च किया तो ये सीधा यहां गिरी। अगर मैं और ज्यादा स्पीड से लॉन्च करता तो हो सकता है सीधा यहां गिरती, लेकिन अगर और ज्यादा स्पीड से लॉन्च करूं तो हो सकता है कि ये इसके गोल चक्कर काटने लग जाए, ये इसके गोल चक्कर काटने लग जाए, ये इसके गोल चक्कर काटने लग जाए। बिल्कुल सही। This means my dear 11th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों that a satellite must be launched with a speed so high that it should not be able to fall back on the surface of the earth but capable enough of landing itself on a circular orbit around the earth, and in that orbit it will continue to move in a circular path under the गुरुत्वाकर्षण of that given planet। यानी उसी given planet के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो सैटेलाइट गोल गोल चक्कर काटने लग जाएगी। एक बच्चा कहता है ठीक है, इट सीम्स टू बी इजी। हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हुआ होगा कि अगर आप एक सैटेलाइट को बहुत ऊंचाई पर ले जाकर सीधा फेंकते हो तो जब उसके पैराबोलिक पाथ कवर करने की सिचुएशन आएगी तो उस पल में जरूरी नहीं है कि वो पृथ्वी पे गिरे, क्योंकि ऑलरेडी वो पृथ्वी से बहुत दूर है। तो हो सकता है वो पृथ्वी के आसपास
जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनमें से किसी ऑर्बिट में गिर जाए। अब ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, ये गेम ऑफ प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। इसलिए फिजिक्स और मैथ्स का एक बहुत ही वंडरफुल कॉम्बिनेशन होता है, जिसके साथ किसी एक स्पेसिफिक हाइट पे जाकर आपकी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है और उम्मीद के साथ पूरी सैटेलाइट को उसी जगह पे प्राप्त कर लिया जाता है जहां कैलकुलेशन के अनुसार अंदाजा लगाया गया होता है। क्या दिस इज ऑल एरोनॉटिकल फिजिक्स, दिस इज ऑल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड दिस इज ऑल एरोनॉटिकल रिसर्च एंड साइंस। मेरी बातें आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, डेफिनेटली वो सभी बच्चे जिनका स्पेस के प्रति इंटरेस्ट रहता है या जागरूकता रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, डेफिनेटली दे विल फील फैसिनेटेड। वाओ हाउ इंटरेस्टिंग दिस सीम्स टू बी। ऑब्वियस सी बात है, अपनी क्यूरियोसिटी को आप जगा के रखिएगा, सीखने जानने समझने को बहुत कुछ है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमें और क्या पढ़ना है सैटेलाइट में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? हमें कुछ डेरिवेशंस करनी है जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। सबसे पहली डेरिवेशन है कि जब सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया और वो ऑर्बिट में गिर गई, ऑर्बिट में चली गई, तो ऑर्बिट में ऑब्वियस सी बात है सैटेलाइट घूमने लगी। द वेलोसिटी विद विच The satellite revolves in a orbit around a given planet, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अगर मैं प्लैनेट की जगह अर्थ भी बोलूं तो कंफ्यूज मत होना। The velocity with which the satellite begins to revolve around the given planet or earth is called as its orbital velocity। आइए सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस टॉपिक में हमारे द्वारा किए जाने वाली पहली डेरिवेशन आपके सामने जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं हल्का सा क्लियरली बनाऊंगा और आपको मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट तुम्हारी बात हो चुकी है और कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट में सबसे पहला टॉपिक जो हमने छेड़ दिया है उस टॉपिक को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, और मैं इसकी डेफिनेशन यहां लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं बोल चुका हूं। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से कोई भी सैटेलाइट ऑर्बिट में गोल गोल आकार का चक्कर काटती है, उस वेलोसिटी को कहा जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये एक गोल आकार का ऑर्बिट है। अरे भाई ठीक है, और ये गोल आकार के ऑर्बिट में इसका सेंटर है और मान लेते हैं कि ये इसका रेडियस है और इस हाइट पे जाके एक ऑर्बिट है, बहुत ऊंची हाइट पे जाके एक ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट गोल गोल चक्कर काटने वाली है। बिल्कुल सही, इसे कहते हैं हाइट ऑफ द ऑर्बिट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे कहा जाएगा हाइट ऑफ द ऑर्बिट और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को कहा जाएगा छोटू r। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर h is nothing but we can say height of satellite। हाइट ऑफ सैटेलाइट कह लीजिए या हाइट ऑफ ऑर्बिट कह लीजिए। r is nothing but radius of earth and छोटू r is equal to capital R plus h which is equal to distance of the satellite from the center। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर, यानी सैटेलाइट का डिस्टेंस कहां से? अर्थ के सेंटर से, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों, बातें समझ आनी चाहिए। अब क्या सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं यहां लिख रहा हूं because the satellite revolves around the earth, due to the gravitational force, क्योंकि सैटेलाइट गोल गोल चक्कर काट रही है किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण। Therefore this gravitational force, therefore I repeat my sentence, therefore this gravitational force is responsible for providing the required centripetal force, यानी जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, तो हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन।
mass of the satellite, velocity of the satellite mv square by r is equal to capital G mass of the planet, mass of the satellite and upon r square. छोटू m से छोटू m कैंसिल, छोटू r से छोटू r कैंसिल, तो मेरे पास आ गया v square comes out to be g m बटा r, और we can say v is equal to under root g m बटा r. ये सबसे पहला और सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला, आई रिपीट माय सेंटेंस, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला. आप इसे एक बार घूर लीजिए, दो बार इसे देख लीजिए, है मन में अगर कोई सवाल तो आप मुझसे पूछ लीजिए. मेरे को तो आगे से हटना पड़ेगा ना, ताकि बोर्ड पे लिखी हुई बातें आपको नजर आ सके. ये आपके लिए सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों. दिस वेरी बेसिक फॉर्मूला हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि क्या होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट. ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है. आइए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. कैसे मॉडिफाई करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो आपको बातें थोड़ी जल्दी समझ आएंगी. एक बच्चा कहता है क्या, आइए मैं बताता हूं. मैं लिखूंगा हम जानते हैं. एक बच्चा कहता है क्या जानते हो, कि G इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर होता है. सो देयरफॉर GM इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर होगा. हाँ भाई बिल्कुल होगा. अगर GM इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर होगा तो GM की ये वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं. अगर GM की ये वैल्यू को हमने यहां पुट करा तो मुझे प्राप्त होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर स्क्वायर, अंडर रूट जी आर स्क्वायर. हमारे पास आ गया आपका, एक मिनट रुकिए, मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी. GM बाय आर स्क्वायर लिखा था, रेडियस होता है, मैंने क्यों हाइट लिख दिया, रेडियस होता है जी आर स्क्वायर, और GM की जगह जी आर स्क्वायर आ गया मेरे पास, डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया r. तो दिस कम्स आउट टू बी वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय आर. ये दूसरा बेसिक फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2. एक बार देखिए, v इज इक्वल टू कैपिटल R, आपने बाहर निकाल लिया अंडर रूट जी बटा आर. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को नजर आनी चाहिए. अब सवाल आता है कि सर अगर ये बात नजर आ रही है तो आप कैसे भूल गए. मैंने कहा भाई क्या, कि r इज इक्वल टू आर प्लस एच होता है. हाँ यार होता तो है. अगर r इज इक्वल टू आर प्लस एच होता है तो ये वैल्यू सीधा यहां पुट करें तो फॉर्मूला बन जाता है वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल R अंडर रूट जी बटा R प्लस एच. फॉर्मूला नंबर 3. एक बार फिर से देखो, घूरने का मैं दे रहा हूं आपको पूर्ण मौका, ताकि आपको समझ आए, और चीजें जब समझ आए तो आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए. अब सवाल आता है सर देखकर तो सर सबको समझ आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों एक मजे वाली फीलिंग नहीं आ रही. ऑब्वियस सी बात है, बताता हूं दोबारा से. मेरी आदत है हर फॉर्मूले को खेल के दिखाऊंगा दोबारा से, ताकि आपको चीजें समझ आए. तो एक बार आप ये देख लो, फिर मैं आपको ये सारी चीजें दोबारा करके दिखाता हूं. क्योंकि थोड़ी सी कंजेस्टेड हो रही है, इसलिए थोड़ा सा मजे की कमी हो रही होगी. आइए इसको हटा देता हूं. ये समझ आ गया. अगर ये डायग्राम आपको समझ आ गया ना, तो डायग्राम समझ आने के बाद मैं यहां दोबारा लिखता हूं जो फॉर्मूला हमें निकला. डायग्राम समझ आ चुका है. अगर डायग्राम आपको समझ आ चुका है तो फॉर्मूला नंबर 1 निकल कर आया, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाय आर, और मैं कह सकता हूं अंडर रूट जी एम बाय आर की जगह आर प्लस एक्स. समझा चुका था. फॉर्मूला नंबर 2 निकल कर आया, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जीएम की जगह जी आर स्क्वायर बटा आर, विच इज और हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू आर अंडर रूट जी बटा आर. एंड फॉर्मूला नंबर 3 इसी का मॉडिफिकेशन है जो निकल कर आया, वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल आर अंडर रूट जी बटा आर प्लस एच. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, जरा इसे घूर के अच्छे से देख लो, ताकि बातें समझ अच्छे से आपको आने लगे. फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, 3 फॉर्मूले ऑर्बिटल वेलोसिटी के आपके सामने हैं, आपको दिख रहे हैं. एक बच्चा कहता है भाई न्यूमेरिकल में कौन सा काम आएगा, न्यूमेरिकल में कौन सा काम आएगा वो न्यूमेरिकल के डाटा पे डिपेंड करता है. लेकिन फिलहाल आपके सामने 3 फॉर्मूले हैं. एक बच्चा कहता है सारे रटने की जरूरत है. मैं कहता हूं फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. अगर कोई चीज आपके दिमाग में आपके बैठे होनी चाहिए तो वो है डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन अगर आपको पता होगी तो न्यूमेरिकल आसानी से निकाल लोगे. एक बच्चा कहता है न्यूमेरिकल करने से पहले कोई डेरिवेशन थोड़ी करेगा पूरी. हाँ
मैं मानता हूं कि न्यूमेरिकल करने से पहले आप पूरी डेरिवेशन नहीं करोगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो फॉर्मूलाज आपको याद हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको नहीं मानना है तो हाँ, एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक एक फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए। देखो अच्छे से, घूरो अच्छे से, है मन में कोई सवाल तो मेरे बच्चों मचा दो बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूले आपके सामने हैं, आपको दिख रहे हैं। एक बच्चा कहता है हाँ हाँ दिख रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? और वो बड़ी बात ये है कि आपके सामने जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से कुछ कंक्लूजन निकलता है। एक बच्चा कहता है फॉर्मूले से कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है? गौर से देखो इस फॉर्मूले को, गौर से देखो इस फॉर्मूले को, गौर से देखो इस फॉर्मूले को। अरे वाह, क्या है इस फॉर्मूले में ऐसा? क्या इन फॉर्मूले में कहीं पर भी सैटेलाइट के मास का जिक्र हुआ? नहीं। मतलब ये कि सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए जो गति की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट। यानी आप चूहे जितनी हल्की सैटेलाइट लॉन्च करो या हाथी जितनी भारी सैटेलाइट लॉन्च करो, हार्डली मैटर्स। उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके मास पे डिपेंड नहीं करती। और फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भारी सैटेलाइट ऊपर तक ले जाना आसान काम भी नहीं है, लेकिन उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगी। ये मैं बताना चाह रहा हूं। ये मत सोचना कि हाथी जितनी सैटेलाइट हम ले जाएंगे तो बहुत आसान है ये काम। नो, आसान नहीं है। इसलिए और फैक्टर्स हैं जो सैटेलाइट के मास के अनुसार वैरी कर सकते हैं, लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट, बट इट डज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट जिसके वो चक्कर काट रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। यानी जो सैटेलाइट की हाइट है उसके साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो दूरी होगी ज्यादा तो गति होगी कम, जो दूरी होगी कम तो गति में होगा दम। इसका मतलब कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि अगर कोई भी सैटेलाइट अर्थ के बहुत दूर के ऑर्बिट पे है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि छोटू आर बड़ा हो जाएगा। छोटू आर मींस आर प्लस एच। और अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के नजदीक वाले किसी ऑर्बिट में है तो उसकी दूरी में दम होगा, क्योंकि आर कम है तो दूरी, आर कम है तो गति में दम है। आओ एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो कि कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत नजदीक है, मतलब उसका ऑर्बिट बहुत दूर भी नहीं है, मतलब जानते हो उसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने यहाँ पे गोल आकार बनाया था, ये देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं आपको, उसे वहां पे लिखे रहने दीजिए। ये जो आपने बनाया था, दिस अर्थ, दिस सेंटर, दिस रेडियस एंड दिस हाइट ऑफ द सैटेलाइट, ये जो आपने समझाया था, अगर ये हाइट इज मच छोटू देन आर, तो भैया r प्लस एच को हम अप्रोक्सीमेटली r ही मान लेते हैं। हाँ मेरे बच्चों, जब कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत नजदीक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती है तो उस समय उस सैटेलाइट की हाइट को नजरअंदाज कर ये मान लिया जाता है कि उसकी दूरी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस है। एक बच्चा कहता है उस हिसाब से तो क्या, उस हिसाब से तो फॉर्मूला नंबर 3, अगर फॉर्मूला नंबर 3 की बात करो तो फॉर्मूला नंबर 3 क्या बन जाएगा? ये देखो ये भैया, तुम सब हट जाओ भैया, तुम्हारी बात वैसे भी लिखी जा चुकी है, तुम सबको रिवाइज करा दिया मैंने बच्चों को यहाँ पे। उस हिसाब से मैं यहाँ लिख रहा हूं, जब हाइट बहुत छोटी होगी रेडियस से, तब मैं साफ साफ कह सकता हूं कि वेलोसिटी विल बी इक्वल टू कैपिटल R अंडर रूट G बटा R, ये R plus H will become approximately equal to R, or we can say that velocity is equal to capital R under root G बटा under root हमारे पास आ गया R। अब ये रूट R है, ये रूट R है, तो रूट R से रूट R कैंसिल, तो velocity comes out to be under root GR। बच्चा जानता है कि G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है और R होता है 6000 किलोमीटर। पुट करो, मुझे जहां तक लगता है दिस अप्रोक्सीमेटली विल कम आउट टू बी 7.92 मीटर पर सेकंड। एक बार मैं चाहूंगा कि हर बच्चा खुद से इसे वेरीफाई करे, तब जाके मेरे द्वारा लिखे गए डाटा पे यकीन करे। मुझे लगता है कि जब वैल्यूज को पुट किया जाएगा तो दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी will come out to be 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहां मैं लिख सकता हूं सिंपल शब्दों में that this
is the value of ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, वो सैटेलाइट जो अर्थ के नजदीक, आई रिपीट माय सेंटेंस, जो अर्थ के नजदीक रिवॉल्व कर रही है, जो अर्थ के नजदीक रिवॉल्व कर रही है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, आई होप दिस इज समथिंग क्लियर टू यू। आपको समझ आ रहा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन क्या है। आपके सामने तीन बेसिक फॉर्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल को करने में आपका हमेशा ये साथ देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत कुछ अभी बताने के लिए, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, आखिरी लेक्चर जरूर है लेकिन टॉपिक आखिरी नहीं है, अभी चल रहा है, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। The next important चीज that we need to find out in this particular topic is the time period of satellite। क्या अगर ये सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर काट रही है तो कितना टाइम लेगी? What is going to be the time period of covering one complete revolution of a satellite? अगर कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ या किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ एक गोल आकार में एक पूरा गोलाकार कवर करती है 360 डिग्री का, यानी 2 पाई आर का, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका डिस्प्लेसमेंट तो 2 पाई आर हो गया, वेलोसिटी ये हो गई, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? आओ पता लगाते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, दीजिएगा पूरा ध्यान ताकि ना होना पड़े आपको जरा भी परेशान। हम बात करने जा रहे हैं हमारे अगले प्यारे से टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट का टाइम पीरियड हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है? हर कोई जानता है कि एक बेसिक फॉर्मूला होता है। सो देयरफॉर हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि सैटेलाइट तेरा टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इसे करने से पहले यहां साइड में मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के सारे फॉर्मूला लिख देता हूं। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारा निकल कर आया था ऑर्बिटल वेलोसिटी का, वो निकल कर आया था mv²/r इज इक्वल टू gmm/r²। इससे निकला था, तो m से हमने n काटा था, r से हमने r काटा था, तो वेलोसिटी केम आउट टू बी √gm/r। और मैं कह सकता हूं वेलोसिटी कम्स आउट टू बी √gr²/r। और मैं कह सकता हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू √gr²/r+h। और मैं कह सकता हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू r√g/r+h। और मैं कह सकता हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया था √gr। जब ये तब था जब r+h इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू r। आइए तो देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी v0। तो t इज इक्वल टू 2 पाई r v0 की जगह क्या रखें? रखने को बहुत कुछ रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सबसे पहला फॉर्मूला रखता हूं तो मुझे प्राप्त होता है gm/r। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों, तो हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन √gm/r। अब हमारे पास हम चाहे तो gm की जगह gr² रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं रखेंगे यहां पे, क्योंकि मुझे यहां पे एक चीज और नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है बताना चाहूंगा। देखिए, वी नो दैट, एक बच्चा बोला क्या कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हाँ भाई बिल्कुल होता है। अगर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो देयरफॉर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। भाई बिल्कुल होगा, यानी डेंसिटी इनटू 4.3 पाई r³ होगा। अगर मास इज इक्वल टू रो इनटू 4.3 पाई r³ होगा तो मास की जगह में पुट कर सकते हैं 2 पाई, इस r की जगह लिखा मैंने r+h डिवाइडेड बाय अंडर रूट में g मल्टीप्लाइड बाय 4.3 पाई इनटू r³, और इस r की जगह लिखा मैंने r+h। अब मैं लिखूंगा जब h इज बहुत छोटा देन r, तब हम कह सकते हैं कि r+h इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू r। तब ये फॉर्मूला बन जाता है
2 पाई कैपिटल R डिवाइडेड बाय अंडर रूट में G मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई R का क्यूब डिवाइड बाय R। R से R कैंसल, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 2 पाई R डिवाइडेड बाय G इंटू 4/3 पाई इंटू R स्क्वायर। देख लो, एक बार घूर लो, दो बार है मन में कोई सवाल तो पूछ लो कई बार। आपके सामने ये एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है, जो कि आपके सामने आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर कायदे से देखा जाए 2 पाई R स्क्वायर है क्या, ये 2 पाई R को मैं लिख सकता हूं, 2 पाई R को लिख सकता हूं अंडर रूट में 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर, इसे लिख सकता हूं। तो मेरे पास आया t इज इक्वल टू पूरा अंडर रूट में 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3 ऊपर जाएगा G इंटू 4 इंटू पाई इंटू R स्क्वायर। कैंसल 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 कैंसल, टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी, एक चीज गायब हो गई। क्या गायब हो गई? इसके साथ रो था, इसके साथ रो था, इसके साथ रो था, इसके साथ रो था। तो टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अंडर रूट में 3/0। एक बार पहले देखो और मेरी मिस्टेक ढूंढो। क्यों पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई मिस्टेक करी है या नहीं करी है। ये आपको ढूंढना है, ये आपको देखना है कि मैंने कोई मिस्टेक करी है कि नहीं करी है। और अगर नहीं करी है तो ये आपके लिए बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है जो आपको दिखना चाहिए। एक बच्चा कहता है सर करिए, मैं तो क्या मिस्टेक करी है भाई, मुझे भी दिख रही है। यहां पे पाई का स्क्वायर था, यहां पे पाई था, तो 3 पाई/0। ये टाइम पीरियड का एक बहुत प्यारा सा एक्सप्रेशन है जो कि आपको समझ आना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। एक बच्चा कहता है सर समझ तो आ रहा है लेकिन दिमाग बहुत लगाना पड़ रहा है, इसे थोड़ा और सिंपल तरीके से नहीं कर सकते? नहीं, मैं इसी को दोबारा करके दिखाता हूं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। आओ इसको सिंपल तरीके से ना करके इसी को दोबारा करके दिखाता हूं, ताकि जो कंफ्यूजन आपको इस बीच में रही होगी वो कंफ्यूजन आपके दिमाग से और आपके जहन से हट जाए। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको जल्दी समझ आएगा। t इज इक्वल टू 2 पाई R बटा V। तो t इज इक्वल टू 2 पाई R तेरी जगह R प्लस H डिवाइडेड बाय V। तू क्या है? V हो रहा अंडर रूट में GM बटा R। तो t इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू R प्लस H अंडर रूट में G इंटू M बटा R प्लस H। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, अब कैसे आप भूल सकते हो? कैसे? Since density is equal to mass upon volume, or we can say mass is equal to density into volume, therefore mass is equal to density into 4/3 pi R cube। इस मास की वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं और मुझे प्राप्त हुआ t is equal to अंडर रूट। इस पूरे को मैं अंडर रूट में ले जाने की कोशिश करूंगा। देखो 4 इंटू पाई का स्क्वायर ब्रैकेट में R प्लस H का स्क्वायर डिवाइडेड बाय G इंटू 4/3 पाई रो इंटू R क्यूब डिवाइडेड बाय R प्लस H। तो मेरे पास आ गया t इज इक्वल टू, बच्चा कह रहा है पहले से अलग लग रहा है। हाँ पहले से लग रहा है क्योंकि पहले मैंने R प्लस H को सीधा R बना दिया था, अभी नहीं बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप पूरा सिखाऊंगा, फिर बातें आपको बताऊंगा। आगे देखो क्या बताऊंगा। अंडर रूट में 4 इंटू पाई का स्क्वायर और प्लस मतलब मल्टीप्लाइड में R प्लस H का क्यूब, क्योंकि ये जाके यहां मल्टीप्लाई हो गया भाई साहब, डिवाइडेड बाय G और यहां पे साथ में 3 भी आ रहा है, G इंटू 4 और साथ में आ गया पाई इंटू रो इंटू R का क्यूब। तो फॉर्मूला निकल कर आया t इज इक्वल टू 4 से 4 पाई से पाई, तो वो निकल कर आया अंडर रूट में 3 इंटू पाई R प्लस H का क्यूब डिवाइडेड बाय G रो R का क्यूब। एक बार देखो, मैं कहता हूं 2 बार घूरो, आए मन में कोई सवाल मेरे बच्चों मचाओ बवाल, आए मन में कोई सवाल मेरे बच्चों मचाओ बवाल। आपको चीजें समझ आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। आप घर भाग जाओ, आपका काम हो चुका है, आप घर भाग जाओ, आपका काम हो चुका है। इसको यहां से हटाएंगे, बच्चों को एक बात और बताएंगे। क्या बताएंगे? कि टीचर जब HR से होता है बहुत छोटा तब
r प्लस h अप्रोक्सीमेटली r है होता, तो जब ऐसा होगा तब यहां पे क्या होगा, t इज इक्वल टू 3 पाई मल्टीप्लाइड बाय r का क्यूब डिवाइड बाय g रो इनटू r का क्यूब, कैंसिल कैंसिल, t कम्स आउट टू बी मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, 10th के थोड़ी हो, 11th के हो, इसलिए आपको जगा रहा था कि अगर गलती से कोई बच्चा कहता हाँ मैं 10th का ही हूं, 11th के हो, क्लास 11th के बच्चों, टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी अंडर रूट 3 पाई बटा जी रो। 3 पाई बटा जी रो इज अ वेरी वेरी सिंपल एक्सप्रेशन दैट यू ऑल मस्ट प्लीज कीप इन अटेंशन, मतलब कि आपको अपने दिमाग में इसे बिठा के रखना है। ये बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है जो कि आपके दिमाग में जब बैठ जाएगा तो आपको बखूबी ये काम आएगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एक बच्चा कहता है मॉडिफिकेशन कर सकते हो, क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो? आओ, ये एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला, दिस इज एक फॉर्मूला, दिस इज एक फॉर्मूला। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो, मैं इस फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। ऑल्सो ये देखो, ऑल्सो इसे t इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में r प्लस एच डिवाइड बाय अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। इसे क्या मैं लिख सकता हूं? आप हट जाओ भाई, आप हट जाओ, आप हट जाओ, चलो भाई, क्या मैं इसे लिख सकता हूं? t इज इक्वल टू अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर r प्लस एच का स्क्वायर डिवाइड बाय gm अपॉन r प्लस एच, gm अपॉन r प्लस एच। तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर r प्लस एच का क्यूब, r प्लस एच का क्यूब डिवाइड बाय gm। अब मैं लिखूंगा जब r प्लस एच अप्रोक्सीमेट इक्वल टू r होगा तब यही वाला फॉर्मूला मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के 4 पाई r क्यूब बटा gm होगा। जरा देखो क्या क्या फॉर्मूला नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? किसने कहा नहीं बन सकते? बेशक है, बन सकते। आपके सामने है एक बेसिक सी चीज, आपके सामने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर होना चाहिए। इसी को मॉडिफाई करते हैं, इसी को मॉडिफाई करते हैं। इसमें मिस्टेक मिली? हाँ, पाई का स्क्वायर मिल गई। इसी को मॉडिफाई करते हैं। आओ, इसे कैसे मॉडिफाई करेंगे? इसे मॉडिफाई करने के लिए लिख सकता हूं मैं सिंस, क्या लिख सकता हूं? Since g is equal to gm, since gm is equal to gm बटा r square, or we can say that capital Gm is equal to g into r square। इस gm की वैल्यू को यहां पुट करूंगा। जब इस gm की वैल्यू को यहां पुट करूंगा तो भाई थोड़ी सी जगह बनाने दो, बच्चों को कॉन्सेप्ट दिखाने दो। t is equal to अंडर रूट 4 इंटू पाई का स्क्वायर इंटू r का क्यूब डिवाइड बाय g इंटू r का स्क्वायर, कैंसल कैंसल, तो अंडर रूट में 4 इंटू पाई इंटू r बटा g, ये भी एक फॉर्मूला है मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। एक बार तो जरा फॉर्मूला तुम देखो कि कैसे मैंने आपके सामने ये फॉर्मूला निकाला है। फिर से एक मिस्टेक करी, जानबूझ के कर रहा हूं यार, सब कुछ आपको बताने के लिए। यहां पाई स्क्वायर था तो यहां भी पाई स्क्वायर आएगा, अब बनेगा 2 पाई अंडर रूट r बटा g। अब देखो यार, ये छोटी छोटी मिस्टेक इसलिए करता हूं कि मैं तो पकड़ पा रहा हूं, आप नहीं पकड़ पा रहे हो, मींस यू हैव टू पे अटेंशन। क्योंकि अगर आप ठीक वैसे वैसे करते जाओगे, हाँ मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी, ऐसा नहीं चलता बच्चों। मास्टर जी भी गलती करते हैं, कुछ अनजाने में और कुछ जाने में, ताकि आपको सिखा सके, समझाने में, कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपके दिमाग में फंसाने में, बताने में और समझाने में। देखो, एक बार आपके सामने बोर्ड पे जितने भी एक्सप्रेशन दिए हैं, ये सभी एक्सप्रेशंस अपने दिमाग में बिठा लीजिए ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। दिस मींस कि अगर ये सामने वाला जो फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट r बटा g, इसमें अगर मैं r बोले तो 6400 किलोमीटर, सही सुना सही सुना सही सुना, बोले तो 6400 किलोमीटर, g की वैल्यू बोले तो 9.8 मीटर पर सेकंड पुट करूं,
तो आप यकीन करेंगे कि टाइम पीरियड कितना आता है। दिस टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 84.6 मिनट। मुझे पता नहीं है वैल्यू, जो मुझे याद है मैंने लिख दी है, पर चेक कर लेना। 84.6 मिनट आएगा। सॉल्व जरूर करना। दिस मींस कि अर्थ के सबसे नजदीक गोल आकार में चक्कर लगाने वाली सैटेलाइट का एक चक्कर 84.6 मिनट में 84.6 मिनट में जाके पूरा होता है। एक बार फिर से घूरो, एक बार फिर से देखो, पूरे कॉन्सेप्ट को समझो और अपने दिमाग में बैठा लो। हम साफ साफ कह सकते हैं इट मींस, सुनो ये वाली बात, सुनो ये वाली बात जिसमें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन सुनो ये वाली बात। इट मींस दैट अ सैटेलाइट orbiting close to the surface of Earth has a time period of revolution of about 84.6 minutes। बिल्कुल सही आपने सुना, यानी अर्थ के सबसे नजदीक रिवॉल्व करने वाली सैटेलाइट का टाइम पीरियड एक गोल आकार का चक्कर काटने में अगर कुछ होगा तो 84.6 मिनट्स होगा। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये समझ आया होगा। क्या सोच रहे हो, सिलसिला खत्म? अरे नहीं रे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं हाइट ऑफ द सैटेलाइट, उसका एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, बोर्ड पे लिखी चीजों को मिटाएंगे और जो मुझे आपको है समझाना, उसे समझाने के लिए पहले जगह बनाएंगे, फिर जाके कॉन्सेप्ट आपको हाइट ऑफ सैटेलाइट का बताएंगे। चलिए अब सीधा बात करते हैं हमारे अगले एक्सप्रेशन की, जिसे हम कहते हैं हाइट ऑफ द सैटेलाइट, यानी हमारा तीसरा एक्सप्रेशन है। एक बच्चा कहता है सर तीसरा कैसे? यार पहला था ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, दूसरा था टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, और तीसरा एक्सप्रेशन जो आपको मैं कराने जा रहा हूं वो है हाइट ऑफ अ सैटेलाइट। इस एक्सप्रेशन को कराने के लिए मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकाला था, हमने टाइम पीरियड का एक एक्सप्रेशन निकाला था, हमने टाइम पीरियड का एक एक्सप्रेशन निकाला था। क्या एक्सप्रेशन था मैं बताऊंगा आपको, अभी आपको याद आ जाएगा। T इज इक्वल टू 2 पाई बाय r अंडर रूट r प्लस h का क्यूब बटा g। ये एक्सप्रेशन मैंने निकाला था। अगर आपको याद हो तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, मतलब पीछे जाके देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को, आई रिपीट माय सेंटेंस, इस एक्सप्रेशन को हम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो मैं बातें बता रहा हूं ये बड़ी प्यारी बातें हैं। इस एक्सप्रेशन को हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास आता है t का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई बटा r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r प्लस h का क्यूब डिवाइडेड बाय g। देख लीजिए तो ये आ गया t का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r प्लस h का क्यूब डिवाइडेड बाय g। तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा आपका t का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस h का क्यूब। तो ये आ गया r प्लस h इज इक्वल टू t का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर इंटू g डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर का क्यूब रूट, एंड हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू t स्क्वायर r स्क्वायर इंटू g डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर का क्यूब रूट माइनस r। जी हाँ, थोड़ा सा भयानक, थोड़ा सा अटपटा, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको ये एक्सप्रेशन देखकर, लेकिन ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, वेयर h इज इक्वल टू t स्क्वायर r स्क्वायर इंटू g बटा 4 पाई स्क्वायर का क्यूब रूट माइनस r। जी हाँ, एक्सप्रेशन थोड़ा सा अटपटा जरूर है, थोड़ा सा अजीब जरूर है, लेकिन हाइट ऑफ अ सैटेलाइट का एक्सप्रेशन इसी से निकलता है। दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, दिस इज अ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, दिस इज अ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है एंड न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। एंड ये वो फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। तीसरा एक्सप्रेशन था हाइट ऑफ अ सैटेलाइट का, और हम क्या निकालेंगे, और बहुत कुछ है। आइए नेक्स्ट चीज आपको बताता हूं। ये चीज बहुत सिंपल थी, इसलिए फटाफट से बता दी और फटाफट से मिटा दी। नेक्स्ट चीज जो हम निकालते हैं वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी, उसे हम कहते हैं एंगुलर
मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट, ये हमारी चौथी चीज थी और ये हमारी अब पांचवी चीज है। चौथी चीज बहुत छोटी है इसलिए जगह मैंने बहुत कम लिखी है, जिसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट की अगर मैं बात करूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट की बात करूं, पांचवी चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, या मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, या सिंपल शब्दों में बोलूं जिसे मुझे कहना चाहिए मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। बिल्कुल सही, इसका एक और नाम होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे एक और नाम से है पुकारा जाता, इसे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट है कहा जाता। माय डियर 11th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट की। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, उसका सिंबल होता है L, which is equal to the product of linear momentum, which is equal to the product of the linear momentum into the distance from the center, into the distance from the center of earth। यानी साफ साफ शब्दों में बोलूं तो L is equal to M into V into R, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि V क्या होता है। यहाँ पे V का मतलब होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसका जो एक्सप्रेशन है उसे प्लीज पुट कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। Mechanical energy is the sum of two energies, one is a kinetic energy and other is a potential energy। Kinetic energy का फॉर्मूला होता है half into VO square, VO means orbital velocity, और potential energy इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, बच्चा जानता है -gmm/r पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। दोनों को अगर मैं ऐड करूं, देखो मैं यहां पे लिखूंगा सिंस ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू √gm/r, ये हमने निकाला था सबसे पहले √gm/r, देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू m इनटू वेलोसिटी √gm/r का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास आया टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ अपनी जगह, m अपनी जगह, इनटू gm/r, और मेरे पास आ गया -gmm/r। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी gmm/2r -gmm/r। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एलसीएम लेने में मेरे पास आता है 2r एंड दिस बिकम gmm, और हमारे पास आ गया -2gmm। सो दिस बिकम्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चों -half gmm/r, where simply we can say that total energy of a satellite comes out to be negative। ऑब्वियसली बात है, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकती। एक बच्चा कहता है क्यों पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकती? एक बात बताओ, सैटेलाइट खुद के कंट्रोल में है या किसी और के कंट्रोल में है? ऑब्वियसली बात है, सैटेलाइट उस प्लैनेट के कंट्रोल में होती है जो प्लैनेट सैटेलाइट को घुमा रहा होता है। और जब मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी चीज की जीरो लेवल ऑफ एनर्जी तब होती है जब वो इंफिनिटी पे होता है, तो सैटेलाइट तो इंफिनिटी पे नहीं है। दिस मींस कि सैटेलाइट इज अप्रोक्सीमेटली एट सम कैलकुलेटेबल, यानी एक अच्छा खासा नापा जाने वाला डिस्टेंस होता है, चाहे वो 40,000 किलोमीटर हो, चाहे वो 36,000 किलोमीटर हो, चाहे वो 50,000 किलोमीटर हो। एक अच्छा खासा फाइनाइट डिस्टेंस होता है जिसपे कोई भी सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही होती है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में होती है। आप खुद सोच के देखो, क्या वाकई में सारी ऑर्बिट सर्कुलर हैं? ऑब्वियस सी बात है नहीं। इसलिए प्रैक्टिकली जब हम ये सब चीजों को कैलकुलेट करने पे जाएंगे तो हर पॉइंट पे डाटा वेरी करेगा। हम जब थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो ये मान के चलते हैं कि ऑर्बिट क्या है, सर्कुलर, इसलिए एक फिक्स्ड वैल्यू का डाटा आपको बताने में आसानी हो पाती है। तो यहां पे मैंने आपको टोटल एनर्जी निकाल के दिखाई है which comes out to be negative, which means that the satellite is completely under the attractive force of the planet, जो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा होता है और वो उसे घुमा रहा होता है। This means that the total energy of a satellite can never be positive and can never be zero। पॉजिटिव इसलिए नहीं हो सकती कि ऑब्वियसली बात है कि सैटेलाइट की ताकत किसी प्लैनेट की ताकत को एक्सीड नहीं कर सकती। जीरो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सैटेलाइट इंफिनिटी की दूरी पे मौजूद ही नहीं है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि सैटेलाइट के ऊपर एक आकर्षण लग रहा है, एक अट्रैक्शन लग रहा है उस प्लैनेट के द्वारा
जो उसे घुमा रहा है। इसलिए एक बार अच्छे से देखो, 2 बार घूरो। आए मेरे बच्चों मन में आपके कोई सवाल तो आप मुझ पे मचाना पूरा पूरा बवाल। एक बच्चा कहता है सर ये जो सैटेलाइट आई है या ये जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी वो एनर्जी है जो एनर्जी सैटेलाइट पोजेस कर रहा है। ये वो एनर्जी है जो सैटेलाइट पोजेस कर रहा है। अगर आपके पास मान लो पहले से कुछ एनर्जी है और मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं, तो मुझे आपकी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली मुझे भी उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी जितनी एनर्जी आपके पास है, तब जाके मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी बैलेंस होगी और आप मेरे कंट्रोल में आएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में रहने के लिए लगाए जाने वाली एनर्जी बाय द प्लैनेट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। आई रिपीट माय सेंटेंस, बाइंडिंग एनर्जी के नाम से पता चल रहा है। अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी शब्द का हिंदी मतलब निकालूं तो हिंदी में बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है पकड़ बनाने की ऊर्जा। ऑब्वियस सी बात है कि हर प्लैनेट ये चाहता है कि उसकी सैटेलाइट के प्रति जो उसकी पकड़ है उसे घुमाने के लिए वो छूट ना जाए। तो किसी भी प्लैनेट के द्वारा सैटेलाइट को घुमाने के लिए उस पर बनाई गई पकड़ की ऊर्जा शुड बी इक्विवेलेंट टू दैट सैटेलाइट, ताकि वो बैलेंस हो सके। और सैटेलाइट की एनर्जी प्लैनेट की एनर्जी से तो वैसे भी ज्यादा नहीं हो सकती। तो एक प्लैनेट के द्वारा दूसरी सैटेलाइट के ऊपर लगाए जाने वाली एनर्जी जिसके तहत वो सैटेलाइट उस प्लैनेट के कंट्रोल में होती है, या हम कह सकते हैं उसकी पकड़ में होती है, या हम कह सकते हैं उसे बाइंड करके रखती है, इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। एक बच्चा कहता है तो फिर तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू भी इतनी होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द टोटल एनर्जी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि अट्रैक्टिव है तो सैटेलाइट के द्वारा पोजेस किए जाने वाली एनर्जी कितनी है? -12 GMM/r। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ दिस वैल्यू। तो माइनस ऑफ दिस वैल्यू मींस हम साफ साफ कह सकते हैं दैट बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। सो माइनस ऑफ -12 GMM/r। सिंपल शब्दों में कहूं तो बाइंडिंग एनर्जी कम्स आउट टू बी 12 GMM/r। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, एक बार जरा घूरो, 2 बार आप मन में कोई भी सवाल आए तो आप मचाइए बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम चाहे तो यहां पे R की जगह पुट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो R होता है वो कैपिटल R प्लस H होता है। तो देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी कम्स आउट टू बी G_M_m 2 टाइम्स ऑफ R प्लस H। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, जस्ट पे अटेंशन ताकि ना हो आपको कोई टेंशन। अब क्या? एक बच्चा कहता है सर अब क्या? आपने सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर ली, आपने सैटेलाइट के टाइम पीरियड की बात कर ली, आपने सैटेलाइट की हाइट की बात कर ली, आपने सैटेलाइट के एंगुलर मोमेंटम की बात कर ली, आपने सैटेलाइट की टोटल एनर्जी की बात कर ली, और साथ ही साथ आपने बाइंडिंग एनर्जी की बात कर ली। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने सैटेलाइट के पूरे कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक साथ हमें बताया है, और अब ऐसा लग रहा है कि आप ये कहने वाले हो कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। यस माय डियर 11th क्लास के बच्चों, एक अच्छा खासा 5 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट नेक्स्ट? हमारे ही इस टॉपिक में एक छोटी सी चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। हालांकि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट का जो टॉपिक है वो मैं आपको बहुत डिटेल में बता सकता हूं, लेकिन फायदा नहीं होगा क्योंकि उस पर सवाल कम आता है। लेकिन क्यूरियोसिटी के चलते उस पर आप इंफॉर्मेशन ना लो, ऐसा किसने कहा? तो आपको मेरी सजेशन है कि मैं जो भी बताऊं वो सारी बातें सुनने के बाद एक बार किताब खोल के जरूर पढ़ना। सबसे पहली सैटेलाइट होती है जिसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और दूसरी सैटेलाइट होती है जिसे हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट। अब सवाल ये आता है सर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में 2 शब्द हैं। पहला शब्द है जियो, दूसरा शब्द है स्टेशनरी। ये जियो रिलायंस वाला जियो नहीं, जियो मींस कैपिटल जी कैपिटल ई कैपिटल ओ, यानी पृथ्वी की बात की जा रही है। दोज सैटेलाइट्स विच अपीयर टू बी स्टेशनरी, मतलब ऐसा लगता है कि वो स्टेशनरी है अर्थ के रिस्पेक्ट में, लेकिन घूम रही होती है। एक बच्चा कहता है ऐसा कैसे? अब घूम रही है तो फिर क्यों लग रहा है स्टेशनरी? एक बात बताओ, आप जब बस में बैठे होते हो तो बस चल रही होती है? चल रही होती है। आपके साथ वाले जो लोग हैं क्या वो चल रहे होते हैं? ऑब्वियसली बात है।
बस चल रही है तो वो भी चल रहे हैं, लेकिन क्या वो लगते हैं कि वो चल रहे हैं? नहीं ना, आप भी तो बस के साथ ही चल रहे होते ना। तो इसका मतलब कि यू आर एट रेस्ट बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो इन मोशन। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पृथ्वी है और ये एक सैटेलाइट है। अब अगर पृथ्वी सैटेलाइट दोनों साथ साथ घूम रहे हैं इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे सैटेलाइट घूम रही है। तो अगर मान लीजिए पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे सैटेलाइट घूम रही है, उस हिसाब से तो एक बच्चा बोला कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड पृथ्वी के टाइम पीरियड के बराबर होना चाहिए। जी हाँ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होती हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ गोल आकार में घूमती हैं, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से पृथ्वी घूमती है। और इसलिए क्योंकि इनका टाइम पीरियड पृथ्वी के टाइम पीरियड से सिंक करता है, सिंक मींस मैच करता है, बराबर रहता है, एकदम बिल्कुल सिंक आप कहते हैं ना, एकदम बराबर चलना, कोऑर्डिनेशन में चलना, क्योंकि इन सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के साथ सिंक करता है। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। दिस मींस कि इनका टाइम पीरियड क्या होगा? 24 घंटा। ये हमारी पहली कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट है। इस तरह की सैटेलाइट्स को टेलीकम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारे पर्पसेस है, किताब खोल के एक बार पढ़ लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू स्टडी इज कॉल्ड एज पोलर सैटेलाइट। नाम से पता चल रहा है, पोल्स पे घूमने वाली सैटेलाइट। यानी अगर ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो पोल्स पे इस तरह से घूमने वाली सैटेलाइट जो होगी उस सैटेलाइट को कहा जाता है पोलर सैटेलाइट। और क्योंकि वो सैटेलाइट पोल्स पे रहकर पोल्स के इलाके को ज्यादा अच्छा कवर करती है, तो साइड वाले इलाके को या इस तरफ वाले इलाके को बहुत ज्यादा अच्छा कैप्चर नहीं कर पाती है। जनरली पोलर सैटेलाइट जो होती है वो उन इलाकों में इंस्टॉल की जाती है या उन इलाकों में लॉन्च की जाती है जिन इलाकों में पोल्स के आसपास की जानकारी, चाहे वो क्लाइमेटिक जानकारी हो, चाहे वो एटमॉस्फेरिक स्टडीज हो, खास करके जो एंटार्क्टिका में ओजोन होल है, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जानकारी के लिए पोलर सैटेलाइट से ही मदद ली गई होगी। तो पोलर सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो काफी कम होता है, मेरे ख्याल से 80-90 मिनट के आसपास होता है। एक बच्चा कहता है 80-90 मिनट के आसपास, मतलब एक सैटेलाइट पृथ्वी के पोल से चक्कर काट लेती है 80-90 मिनट में। उस हिसाब से तो पूरे दिन में न जाने कितने चक्कर काटती होगी। जी हाँ, उस हिसाब से एक पोलर सैटेलाइट पृथ्वी के पोल्स के क्रॉस एक दिन में कई बार सेम लोकेशन से गुजरती है, इसलिए उस लोकेशन को बार बार टाइम के साथ बदलते हुए स्टडी कर पाना आसान हो जाता है। माय डियर 11th क्लास के स्टूडेंट्स, अब क्या, एक और छोटी सी बात याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने के बाद वो सैटेलाइट ऑर्बिट में जाती है, और ऑर्बिट में जब जाती है तो ऑर्बिट में घूमती है गति के साथ, जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड। और ऑर्बिटल स्पीड का एक्सप्रेशन मैं आपको ऑलरेडी डिराइव करा चुका हूं, लेकिन एक बात बताओ, सैटेलाइट ऑर्बिट में जब तक जाएगी नहीं, क्या ऑर्बिट की गति से घूम जाएगी? बच्चा कहता है नहीं। तो पहले क्या जरूरी है, ऑर्बिट में घूमना या ऑर्बिट में गिरना? ऑर्बिट में गिरना। अब सैटेलाइट ऑर्बिट में कब गिरेगी? सैटेलाइट ऑर्बिट में तब गिरेगी जब वो पृथ्वी की तरफ नहीं गिरेगी। सैटेलाइट पृथ्वी की तरफ कब नहीं गिरेगी? सैटेलाइट पृथ्वी की तरफ तब नहीं गिरेगी जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सैटेलाइट को अपनी तरफ नहीं खींचेगा। मतलब इट इज इंपॉर्टेंट दैट सैटेलाइट मस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। जी हां, माय 11th क्लास के बच्चों, ये जितना भी मैंने आपको ज्ञान दिया है, ये जो भी बातें आपको बताई है, इन सारी बातों के बाद अगर कुछ और है जो बचा है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। चाहे आप सैटेलाइट की बात कर लीजिए या किसी भी बॉडी की बात कर लीजिए, होता क्या है एस्केप वेलोसिटी। अगर सपोज कीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी से वर्टिकल की दिशा में, वर्टिकल मींस ऊपर, ऊपर की दिशा में किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्ट मतलब फेंका गया, क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, वापस आता है। लेकिन अगर किसी चीज को या किसी गति को इतनी तेज गति के साथ प्रोजेक्ट किया जाए कि उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा हो कि जो भी उसकी ऊर्जा हो, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके जो भी वर्क डन हो, उस वर्क डन का इस्तेमाल करके वो ग्रेविटेशनल फील्ड को ही एस्केप कर जाए, तो क्या आपको लगता है वो वापस आएगा? नहीं आएगा। सैटेलाइट को बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ले जाकर यही कोशिश की जाती है कि उसे इतनी गति से
लॉन्च किया जाए कि वो ग्रेविटी के आकर्षण में गिरने की संभावना से परे हो जाए और जो प्रोबेबिलिटी है उसके ऑर्बिट में गिरने की वो थोड़ी बढ़ जाए। हम चाहते हैं कि ग्रेविटी पे वो ना लौटे, हम चाहते हैं कि ग्रेविटी उसे ना खींच पाए। साफ साफ क्यों नहीं कहते सर, आप ये चाहते हो कि वो ग्रेविटी से एस्केप कर जाए। जी हाँ, the velocity with which a body must be projected so that it escapes the gravitational pull of the earth and does not return back to it. I repeat my sentence. The velocity with which a body must be projected so that it escapes the gravitational pull of the earth and must not return is called as escape velocity of that particular given satellite or a given body. इस वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा बताए जाने वाली आखिरी और ग्रेविटेशन यूनिट की आखिरी पढ़े जाने वाली डेरिवेशन यही है और इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत प्यारी डेरिवेशन जिसे हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। माय डियर 11th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बताने जा रहा हूं कि क्या होती है एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। एस्केप वेलोसिटी की मैं आपको डेफिनेशन तो बता चुका हूं, लेकिन डेरिवेशन कैसे होती है वो बहुत सिंपल है, तो थोड़ा ध्यान देंगे इस तरफ। ये हमारे इस वीडियो लेक्चर के आखिरी पड़ाव पे मैं आ चुका हूं और इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि हमारी यूनिट के अंदर पढ़े जाने वाली आखिरी डेरिवेशन, जिसे करते ही मैं कह सकता हूं कि ग्रेविटेशन का थ्योरेटिकल खात्मा हो चुका है। तो इसे कहते हैं डेरिवेशन ऑफ एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड कह लीजिए या एस्केप वेलोसिटी कह लीजिए, बात एक ही है। अब सवाल आता है सर हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि एक सैटेलाइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं पृथ्वी से कुछ हाइट पे ले जाकर, एक्चुअली में हम यही चाहेंगे कि जिस भी चीज को हम पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाएं, उस चीज को बाहर ले जाने में आसानी हो। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब वो ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी आप काफी ज्यादा हाइट पे ले जा चुके हो। मतलब कि अगर ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का सेंटर है और ये पृथ्वी का रेडियस है और आप ऑलरेडी मान लीजिए उसे किसी हाइट x पे आप ले गए हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब आप चाहते हो कि यहां से भी वो कहां चली जाए? इंफिनिटी पे। इसका मतलब जो काम की शुरुआत होगी वो यहां से शुरू होगी। यानी अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है तो आप चाहते हो कि P से Q तक जाए। तो इसका मतलब कि जो भी आप वर्क डन करोगे उस वर्क डन में आपके द्वारा लगने वाला जो फोर्स है वो कम से कम भी तो गुरुत्वाकर्षण के फोर्स के बराबर होना चाहिए ताकि आप उसे बैलेंस कर सको। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम यहां पे लिखेंगे लेट dw be the small amount of work done. Let dw be the small amount of work done in taking a object from point P जो कि at a distance of x पे है, from a point P at a distance of x from the center of earth to infinity in order to, किसके लिए? In order to escape the gravitational pull। यानी हम चाहते हैं कि gravitational pull escape हो जाए। In order to escape the gravitational pull of earth, तो dw is the small displacement। अगर dw is the small work done, तो भैया P से Q तक जाते समय मान लेते हैं कि dx is the small distance। तो यहां लिखूंगा मैं let dx be the small displacement। Let dx be the small displacement in moving away। ऑब्वियसली बात है ये मूविंग अवे का काम हो रहा है। In moving away from the ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर जाने की कोशिश हो रही है। इन मूविंग अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, तो देयरफॉर dw is equal to f का वेक्टर डॉट dx का वेक्टर which is equal to f dx cos 0 डिग्री which is equal to f dx, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो dw is equal to gmm by x square dx। ये आ गया हमारा छोटू वर्क डन। इसे इंटीग्रेट करेंगे। आइए, इंटीग्रेशन ऑफ छोटू वर्क डन
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ GMM बाय x स्क्वायर dx फ्रॉम x इज इक्वल टू, मतलब जो भी वो x है, आप कह सकते हैं कि अगर मान लो कि मिनिमम से मिनिमम वो सरफेस पे है तो हम कह सकते हैं फ्रॉम x इज इक्वल टू r टू x इज इक्वल टू इंफिनिटी। भाई कम से कम वो कहां हो सकता है? सरफेस पे। जो x है वो पार्टिकल या सैटेलाइट की दूरी है, मिनिमम से मिनिमम कहां जा सकती है? वो रेडियस पे जा सकती है। तो x इज इक्वल टू r से लेके इंफिनिटी। तो दिस बिकम्स w एंड दिस बिकम GMM इंटीग्रेशन of 1 upon x square dx from x is equal to r to x is equal to infinity। तो मेरे पास आ गया w is equal to GMM x का पावर -2 + 1 from r to infinity। तो w comes out to be GMM x का पावर -1 from r to infinity। तो this becomes w is equal to GMM with माइनस का साइन एंड 1 अपॉन x कहां से लेके कहां तक? r से लेके इंफिनिटी तक। तो w comes out to be -GMM ब्रैकेट में 1 अपॉन इंफिनिटी -1 अपॉन r। ये किसी काम का नहीं है, जब ये जाके मल्टीप्लाई होगा। तो दिस वर्क डन कम्स आउट टू बी GMM बाय r। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, एक बार अच्छे से घूरो, एक बार अच्छे से देखो, आपके सामने एक एक्सप्रेशन आ चुका है which is the expression of work done in taking a body of mass small m by या away from the gravitational pull of the earth। यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर ले जाने की कोशिश में किया जा रहा है जो काम, उस काम का आपके सामने है ये एक्सप्रेशन which is coming out to be w is equal to capital G capital M small m by r। ऑब्वियस बात है कि दिस वर्क डन मैं यहां लिख सकता हूं, मैं यहां सिंपल शब्दों में लिख सकता हूं दिस वर्क डन must be equal to kinetic energy stored। so therefore kinetic energy is equal to work done half m velocity v लगा दिया क्योंकि escape velocity का स्क्वायर is equal to GMM by हम यहां पे कह सकते हैं r। सुन लीजिए ध्यान से, छोटू m से छोटू m कैंसिल, so therefore escape velocity का स्क्वायर comes out to be 2 into capital G capital M by r। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों it comes out to be √2 GM by r। this is the final expression। बिल्कुल सही आपने सुना, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, अच्छे से देखो, अच्छे से घूरो, आए मन में कोई सवाल, आप मचाना पूरा बवाल। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक अच्छी खासी डेरिवेशन है जो कि न्यूमेरिकल्स में अवश्य काम आएगी मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। और क्या चाहिए भाई, एक एक डेरिवेशन, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रहा हूं, अच्छे से करा रहा हूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं एंड डेफिनेटली आपके चीजें काम आ रही हैं। अब पता है मुझे एक चीज कहने में बहुत खुशी हो रही है, इनफैक्ट आनंद आ रहा है। वो बात ये है कि यस विद दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन, इस डेरिवेशन के साथ मैं तो कहता हूं जब मैं हटा करूं ना तो वीडियो पॉज कर लिया करो ताकि मेरे हटने के बाद स्क्रीन पे लिखी हुई सारी चीजें आपको नजर आए। और जब स्क्रीन पे लिखी सारी चीजें अच्छे से नजर आती है ना तो किताब खोलकर वेरीफाई करने का अपना ही मजा होता है। सो माय डियर 11th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, आपने अगर दी है हर चीज में पूरी समझने में अटेंशन तो है गारंटी मेरी कि नहीं होगी आपको टेंशन। बस करना है एक छोटा सा आप मेरा ये काम, चाहे करो सुबह या शाम, खोलना किताब और वेरीफाई करना पूरा कॉन्सेप्ट ही आप अपने आराम से। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट की वेरिफिकेशन जरूरी है ताकि आप किताब खोल के देख सको कि मैंने क्या पढ़ाया है। एंड हियर बाय आई अनाउंस द खात्मा ऑफ फिजिक्स की बहुत ही प्यारी यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। एंड अब आपको भंडारम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं, न्यूमेरिकल्स तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि आपको फायदा मिल सके। बहुत जल्द लौट कर आऊंगा, एक नई यूनिट की शुरुआत करूंगा फिजिक्स में, नए टॉपिक को आपके लिए लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो लेक्चर को अपने सभी दोस्तों साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, टाइम मत वेस्ट करो अपना। थैंक यू वंस अगेन माय डियर लवली चिल्ड्रन।